हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन कुमार श्रीवास्तव। आई होप आप सभी ने मेरी फर्स्ट वीडियो जो वीडियो नंबर 1 है देख लिया होगा। और आई एम वेरी ग्लैड टू सी सो मच ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक कॉल्ड लाइब्रेरी मूवमेंट, एजुकेशन, प्रोफेशन एंड एसोसिएशन. Since I have this material in Hindi, so I'll be going through these questions in Hindi, but definitely for the English medium people, I will try to translate few of the questions. Let's start the today's question series. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी गई? सो डॉक्टर रंगनाथन रोट ऑथर्ड फर्स्ट बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर रंगनाथन ने ये 5 नियम कौन से सन में विकसित किए? व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन डेवलप 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? सो आंसर इज 1928. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? सो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1931. So 1931 is the answer. Next question is, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम अनुसंधान या रिसर्च का कौन सा प्रकार है? आप सभी को पता है, since you all know that 5 law of library science given by Dr. Ranganathan was not just a thought, it was a result of some concrete research. So the question is, the 5 laws of library science was the result of which type of research? So there are many types of research, and the 5 laws of library science was the result of fundamental research. In Hindi, मौलिक अनुसंधान. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम नियम, द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग के डैश पर अधिक प्रभावकारी होता है? सो फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्लेस लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर रंगनाथन का ग्रंथालय विज्ञान का द्वितीय नियम ग्रंथालय सेवाओं के डैश की वकालत करता है? सो लाइब्रेरी साइंस का जो सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो इनमें से किस चीज़ का सपोर्ट करता है? सो वो सपोर्ट करता है एक्सटेंशन सर्विस का. हिंदी में विस्तार सेवाएं और इंग्लिश में एक्सटेंशन सर्विस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय के विकास से जुड़ा हुआ है? सो इसका आंसर होगा पंचम नियम, यानी कि 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस. सो आई होप आप सभी को लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम तो पता ही होंगे. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको यू नो अबाउट दी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बट स्टिल क्विकली आई रिवाइज इट फॉर ऑल ऑफ यू. द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज बुक्स आर फॉर यूज. सेकंड लॉ इज एवरी रीडर गेट्स हिज हर बुक. थर्ड लॉ इज एवरी बुक इज फॉर इट्स रीडर. फोर्थ लॉ इज सेव द टाइम ऑफ द रीडर. फिफ्थ लॉ इज लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स ऑर्गेनिज्म नॉट ऑर्गेनाइजेशन. थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाह रहा हूँ इसमें, ताकि आपको सब ये क्लियर हो जाए. द फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आवर्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी स्टाफ, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंदर. इसमें मॉडर्न लाइब्रेरी, लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी बिल्डिंग, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आवर्स, बुक्स सिलेक्शन, सेल्फ अरेंजमेंट, रेफरेंस सर्विसेज, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हम फर्स्ट लॉ के अंदर कैटेगराइज करते हैं. द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी रीडर गेट्स हिज हर बुक, emphasizes on reader. Reader is a primary factor in this as per this law. So this law implies about library legislation, book selection, self-arrangement, cataloging, maintenance, reference services, resource sharing, open access, responsibility of users. Okay, next law is every book is for its reader. This law emphasizes on books, so every book should get its own reader. So इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कैटेगराइज करते हैं? बुक सिलेक्शन, सेल्फ अरेंजमेंट, कैटलॉगिंग, रेफरेंस सर्विसेज, एक्सेसिबिलिटी, एक्सटेंशन सर्विसेज. तो ये भी हम इसी के अंदर कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट हमारा लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर. ए यूजर मस्ट बी अज्यूम्ड टू बी ए बिजी पर्सन एंड हिज टाइम मस्ट बी his her time must be saved. तो वो हम कैसे करेंगे? बाई करेक्ट सेल्फ अरेंजमेंट, कैटलॉगिंग, सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी सर्विसेज लाइक क्वालिफिकेशन ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियन, एक्सेसिबिलिटी, सिग्नेज सिस्टम, वे फाइंडिंग, गिविंग डायरेक्शन, इन्फो रिगार्डिंग रूल्स, इंस्ट्रक्शंस टू यूज सर्विसेज, टूल, इक्विपमेंट. ओके, लाइब्रेरी गाइड, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ द बुक्स, लाइब्रेरी पब्लिसिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, सेविंग टाइम ऑफ स्टाफ ऑल्सो. Next, the 5th law is library is a growing organism. So any organization must continuously grow. So implication of growth comes under this law. Choice of classification scheme, self arrangement, choice of catalog code, physical form of a catalog, reference services, user education, library orientation, staff, etc. So this is a quick revision of 5 laws of library science. Let's move on to the next question. अगला सवाल है, ग्रंथालय अधिनियम पर कौन सा नियम दबाव डालता है? तो अभी हमने देखा था ग्रंथालय अधिनियम पर कौन सा नियम दबाव डालता है. सो दिस आंसर इज सेकेंड लॉ. अभी हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ में ग्रंथालय अधिनियम पे दूसरा
लॉ दबाव डालता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? सो गाइस, अभी वी जस्ट रेड अबाउट दी फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है कि अपने वेस्ट को बाहर निकालना और नई और अच्छी चीजों को एक्वायर करना। सो द आंसर इज फिफ्थ लॉ। ग्रंथालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं प्रौढ़ों के विकास पर बल दिया जाता है? सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ग्रंथालय विज्ञान के किस नियम के अनुसार विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? एक्सटेंशन सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस? सो दिस कम्स अंडर सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। वैसे थर्ड लॉ और सेकंड लॉ दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। सो अगर आपके पास ऑप्शन में थर्ड लॉ होता तो हम थर्ड लॉ भी लगा, सेकंड की जगह थर्ड लॉ होता तो हम थर्ड लॉ लगाते, बट क्योंकि थर्ड लॉ नहीं दिया हुआ है और सिर्फ सेकंड लॉ दिया हुआ है तो हमने सेकंड लॉ ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों दिया होता तो हम पहले थर्ड लॉ लगाते एक्सटेंशन सर्विस के लिए, और सेकंड ऑप्शन हमारा सेकंड लॉ रहेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय सहयोग को आजकल किस नाम से जाना जाता है? सो ग्रंथालय सहयोग को आजकल संसाधन साझेदारी यानी कि रिसोर्स शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल संसाधन साझेदारी से क्या अर्थ लिया जाता है? तो संसाधन साझेदारी यानी कि रिसोर्स शेयरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग नाउअडेज? सो रिसोर्स शेयरिंग मीन्स संसाधनों, सेवाओं, उपकरणों एवं स्टाफ की साझेदारी। इसका मतलब एवरी रिसोर्स ऑफ लाइब्रेरी, every resource of library, services of library, tools of library and staff of library, all should be available as under resource sharing. So answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर ग्रंथालय ऋण इंटर लाइब्रेरी लोन का क्या अर्थ होता है? इंटर लाइब्रेरी लोन का अर्थ होता है अन्य सहभागी ग्रंथालयों से ग्रंथों का ऋण, यानी कि टेकिंग और गिविंग बुक्स एज ए लोन विद इन दी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों के मध्य अंतर ग्रंथालय ऋण सेवा प्रारंभ करने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्व अपेक्षित क्या है? सो व्हाट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग दी रिसोर्स शेयरिंग सर्विसेज? तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्स शेयरिंग में, दैट इज यूनियन कैटलॉग, यानी कि हिंदी में संघ प्रसूची। So union catalog is very important for starting the interlibrary loan services. Union catalog नहीं होगा तो फिर आप interlibrary loan services को प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में अंतर ग्रंथालय संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस इन इंडिया? सो द आंसर इज JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी सूचीकरण शेयर्ड कैटलॉगिंग एक उदाहरण है। तो शेयर्ड कैटलॉगिंग हम किस में यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन साझेदारी का भाग नहीं होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है पुस्तकों का अर्जन, पुस्तकों का संग्रहण, पुस्तकों का आदान प्रदान और कार्मिक प्रबंध। तो द करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी, पुस्तकों का आदान प्रदान। सो पुस्तकों का आदान प्रदान मीन्स सर्कुलेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ विनिमय, स्टाफ एक्सचेंज एक भाग होता है, किसका भाग होता है? रिसोर्स शेयरिंग का भाग होता है। ठीक है, संसाधन साझेदारी का भाग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संसाधन साझेदारी में बोल्ड मॉडल क्या होता है? बोल्ड मॉडल होता है सर्विसेज रिलेटेड टू टूल्स। ओके, उपकरणों से संबंधित सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक संस्थाएं अपने संसाधनों का उपयोग कराने हेतु कार्य करती हैं? तो ऐसे उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक संस्थाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वो मिलके क्या करती है? एक नेटवर्क बना लेती हैं, तो उसको हम नेटवर्किंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, आजकल ग्रंथालय नेटवर्क से अभिप्राय क्या लिया जाता है? आजकल ग्रंथालय नेटवर्क से अभिप्राय इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसने नेटवर्किंग को आज इतना सुविधाजनक एवं प्रभावशाली बना दिया है? किसने बना दिया है? कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से नेटवर्किंग आज की डेट में इतना अपडेटेड है। भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु सर्वप्रथम प्रयास करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? भारत में ग्रंथालय who gets the credit for working towards the development of library in India? So सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाजी गायकवाड़ तृतीय ने अपने बड़ौदा राज्य के ग्रंथालयों की दशा सुधारने के लिए किसे बुलाया था? सो सियाजी गायकवाड़ इन्वाइटेड W. Borden फ्रॉम USA to improve the condition of libraries of बड़ौदा स्टेट।
डब्ल्यू बॉर्डन किस देश से भारत आए थे? आई जस्ट टोल्ड यू गाइस, अमेरिका से आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू बॉर्डन किस सन में भारत आए थे? 1911 में आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डन ने ग्रंथालय अध्यक्षों के लिए भारत में रिफ्रेशर कोर्स किस सन में व्हेन डिड मिस्टर बॉर्डन स्टार्टेड द रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियंस इन इंडिया? इट्स 1912। ओके, भारत में ग्रंथालय आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में ग्रंथालय आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 1911 से माना जाता है। ओके, अगला सवाल है, भारत में ग्रंथालय आंदोलन से निम्न में से सबसे पहले कौन जुड़ा था? तो निम्न में से कौन जुड़ा था सबसे पहले? मिस्टर बॉर्डन जुड़े थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने जिस ग्रंथालय को बुलाया था उसका नाम क्या था? सो लाइक सियाजी गायकवाड़ 3, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑल्सो इन्वाइटेड वन लाइब्रेरियन फ्रॉम अमेरिका, द नेम ऑफ दैट लाइब्रेरियन वाज ए डिकिंसन। ओके, ए डिकिंसन किस देश से भारत आए थे? ही ऑल्सो केम फ्रॉम अमेरिका। ए डिकिंसन कब भारत आए थे? व्हेन डिड ए डिकिंसन केम टू इंडिया? इट्स 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लैंड में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था? इंग्लैंड में ग्रंथालय अधिनियम जो है, अधिनियम गाइस, अधिनियम से कंफ्यूज नहीं होना, ग्रंथालय अधिनियम मींस लाइब्रेरी एक्ट। लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन इंग्लैंड in 1850 and the same was passed in America in 1876. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो रूस में ग्रंथालय अधिनियम 1921 में पारित हुआ था। ओके, भारत में ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में ग्रंथालय अधिनियम यानी कि लाइब्रेरी एक्ट ऑफ इंडिया कभी पारित ही नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम कौन से राज्य में ग्रंथालय अधिनियम पारित कराया गया? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हमारे देश में फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट पारित करवाया गया कोल्हापुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में ग्रंथालय अधिनियम सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ था? तो गाइस, स्वतंत्र भारत में ग्रंथालय अधिनियम जो है सबसे पहले मद्रास में पारित हुआ था 1948 में। ओके, बाकी ऑप्शंस का भी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 1960 में, ओके, और कर्नाटका में पारित हुआ 1965 में, और महाराष्ट्र में पारित हुआ था 1967 में। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सन में मद्रास में सर्वप्रथम ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था? वही अभी हमने जस्ट किया ये इस क्वेश्चन को, 1948 में। भारत में दूसरा ग्रंथालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ था? तो 1948 के बाद सीधा 1960 में आंध्र प्रदेश में पारित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम में वर्तमान में लाइब्रेरी सेस की दर कितने प्रति रुपया कितना है? तो व्हाट इज द लाइब्रेरी सेस पर रुपीज इन आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट? सो इट इज 8 पैसा पर रुपीज। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के लाइब्रेरी एक्ट में दिया गया है। 8 पैसे एज ए सेस वसूल किए जाते हैं जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनसे, फॉर एज ए लाइब्रेरी सेस इन आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में 1988 में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ? तो गाइस, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, 1988 में हमारे भारत में पारित हुआ था। किस राज्य में पारित हुआ था 1988 में? मणिपुर में। तो राइट आंसर इज मणिपुर। ओके, केरल, अब केरल ऑप्शन में दिया है, केरल में पारित हुआ 1989 में। ओके, और सेम हरियाणा में भी 1989 में पारित हुआ, और कर्नाटका में पारित हुआ 1965 में। ओके, मैं एक बार आपको सभी स्टेट्स का बता ही देता हूँ ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना रहे कहीं भी, और आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें और नोट करके याद कर लें, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है कौन से स्टेट में कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मद्रास में 1948, देन आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटका 1965, महाराष्ट्र 1967, वेस्ट बंगाल 1979, मणिपुर 1988, हरियाणा 1989, केरला 1989, गोवा 1993, मिजोरम 1993, गुजरात 2001, उड़ीसा 2000, उत्तर प्रदेश 2006, उत्तराखंड 2005, राजस्थान 2006, पौंडीचेरी 2007, छत्तीसगढ़ 2009, बिहार 2008, अरुणाचल प्रदेश 2009। तो उसके बाद अभी तक और कहीं पे भी नहीं हुआ है। अभी कुछ वर्ष पहले 2004 में भारत के किस राज्य में, तो 2004 में तो नहीं हुआ है, 2006 में हुआ है उत्तर प्रदेश में, एंड 2006 में ही राजस्थान में भी हुआ है, जो कि हमारे ऑप्शन में मैच करता हुआ है। ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए 2006 में। ओके, और ऐसी आपको गलतियां बहुत सारी बुक्स में मिलेंगी, आपको थोड़ा सा खुद एनालाइज करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। तो राजस्थान में 2006 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्यों में सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम अब तक लागू हो चुका है? मद्रास, आंध्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरला, गोवा, मिजो, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पौंडीचेरी, छत्तीसगढ़, बिहार, अरुणाचल। सो गाइस 19 में हो चुका है, ये अपडेटेड नहीं है और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सारे ही गलत हैं। अब आपका करेक्ट आंसर होगा 19, टोटल 19 स्टेट्स में हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में ग्रंथालय अधिनियम में मैचिंग अनुदान, मैचिंग ग्रांट का प्रावधान नहीं है? तो भारत में मैचिंग ग्रांट का प्रावधान जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है।
पश्चिम बंगाल में नहीं। ग्रंथालय प्रतिकर सेस किस प्रकार की ग्रंथालयों के लिए वित्त का एक साधन होता है? सार्वजनिक यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन प्रदेशों के ग्रंथालय अधिनियम में ग्रंथालय प्रतिकर का प्रावधान नहीं किया गया है? दैट इज महाराष्ट्र एंड पश्चिम बंगाल। So for English people, in which library act there is no provision of library cess in which states? So answer is Maharashtra and Pashchim Bengal. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में ग्रंथालय प्रतिकर किस कर के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है? आंध्र प्रदेश में ग्रंथालय प्रतिकर जो है वो संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है, यानी कि कलेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ग्रंथालयों की देखभाल के लिए अलग से एक विभाग संचालित है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1950 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? 1950 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, बहुत सारे लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और आंसर मार्क कर देते हैं दिल्ली सरकार ने, बट आंसर ये नहीं है बिल्कुल भी। 1950 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की जो स्थापना है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनेस्को ने मिलकर किया था। भारत में ग्रंथालयों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कौन सा आयोग गठित किया? तो द कमीशन सेटअप बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, द फर्स्ट कमीशन सेटअप बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी वाज रॉबर्ट कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग, हंटर कमीशन किस सन में गठित किया गया था? सो हंटर कमीशन वाज सेट अप इन 1882। हंटर कमीशन, हंटर आयोग ने निम्न में से किस बात पर अधिक बल दिया था? सो हंटर कमीशन फोकस्ड ऑन स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। ओके, सेडलर आयोग, सेडलर कमीशन कब गठित किया गया था? सो सेडलर कमीशन वाज सेटअप इन 1917। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन के अध्यक्ष एम सेडलर थे। उसके बाद भारत में 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन कब हुआ? तो भारत में यूजीसी का गठन जो है 1953 में हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना निम्न में से किस प्रकार के संगठन के रूप में हुई है? स्वायत्तशासी यानी कि ऑटोनोमस बॉडी के रूप में हुई है। यूजीसी इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ओके, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना मुख्य रूप से निम्न में से किसके विकास के लिए हुई है? सो ये तो सभी को पता ही होगा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। यूजीसी वर्क्स फॉर हायर एजुकेशन। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयोग कौन सा है जो देश की शिक्षा एवं ग्रंथालयों के विकास के लिए स्थापित किया गया था? सो इसका आंसर है राधाकृष्णन कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुदालियर आयोग विशेष रूप से किसके विकास हेतु स्थापित किया गया था? सो मुदालियर कमीशन वाज सेटअप फॉर स्पेशली फॉर मिडिल एजुकेशन। तो उस टाइम पे मिडिल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। आज के डेट में कोई वैल्यू ना हो बेशक, लेकिन उस टाइम पे मिडिल एजुकेशन की बहुत वैल्यू होती थी। ओके, देख लेते हैं, मुदालियर आयोग, मुदालियर कमीशन कब गठित किया गया था? व्हेन डिड मुदालियर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? मुदालियर कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952। सो करेक्ट आंसर इज 1952। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन समिति, रंगनाथन कमीशन कमेटी 1957 किस संस्था द्वारा गठित की गई थी? इसका आंसर होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में गठित ग्रंथालय सलाहकार समिति लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष थे मिस्टर केपी सिन्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडिया कमेटी 1967 किस उद्देश्य से? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ वाडिया कमेटी 1967? सो वाडिया कमेटी का पर्पस था ग्रंथालय प्रशिक्षण की नई प्रविधियां, सो टू डेवलपिंग न्यू सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इन लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कमेटी 1970 के मुख्य रूप से किस हेतु संस्थापित की गई थी? सो लाल कमेटी 1970 वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रंथालयों के अध्ययन के लिए कार्यदल वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज किसके द्वारा गठित किया गया था? सो वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज गठित किया गया था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के द्वारा। ओके, अगला सवाल है, वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज कार्यदल का अध्यक्ष कौन था? द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। सो इसका आंसर है VKRV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेट ब्रिटेन में केनियन कमेटी किसके लिए स्थापित की गई थी? केनियन कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर विशिष्ट ग्रंथालय यानी कि स्पेशल लाइब्रेरीज। आई होप आप सभी को पता है, तीन तरह की लाइब्रेरीज होती है, एकेडमिक लाइब्रेरीज, स्पेशल लाइब्रेरीज, और एक और कौन सी होती है? एकेडमिक स्पेशल। आई एम सॉरी गाइस, मैं खुद भूल गया हूँ, मैं चेक करके फिर बताऊंगा आपको।
तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में रॉबर्ट्स रिपोर्ट किसकी सेवाओं की संरचना के बारे में थी? तो रॉबर्ट्स रिपोर्ट जो थी वो पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में थी। ग्रेट ब्रिटेन में पैरी कमेटी किस हेतु गठित की गई थी? तो पैरी कमेटी जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के बारे में थी ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई के ग्रंथालयों के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? फॉर द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द लाइब्रेरीज ऑफ बम्बई, द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी वाज ए फिजी। यूजीसी ग्रंथालय समिति यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार एक ग्रंथालय किस श्रेणी का कर्मचारी होता है? सो अकॉर्डिंग टू यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरियन इज ए सीनियर प्रोफेशनल। क्लर्क एंड टाइपिस्ट, लिपिक एवं टंकक ग्रंथालय में किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं नॉन प्रोफेशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय में वर्गीकार एवं प्रसूचीकार कौन सी श्रेणी में आते हैं? सो वर्गीकार एवं प्रसूचीकार यानी कि कैटलॉगर एंड क्लासिफायर्स, they come under junior professional or semi professional. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सार्वजनिक ग्रंथालय विस्तार सेवाएं एक्सटेंशन सर्विस आकर्षित करती हैं, किसको आकर्षित करती हैं? व्हाई डज लाइब्रेरी प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज? सो टू अट्रैक्ट द रीडर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय का विस्तार किसका एक विशिष्ट लक्षण है? ग्रंथालय का विस्तार किसका एक विशिष्ट लक्षण है? सो एक्सटेंशन सर्विसेज ऑफ ए लाइब्रेरी इज ए साइन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेवा ग्रंथालय विस्तार सेवा के अंतर्गत नहीं आती है? ओके, कौन सी सेवा नहीं आती है? सो यहाँ पे है हमारे पास चल ग्रंथालय, अध्ययन केंद्र, विभागीय ग्रंथालय, कहानी समय। सो स्टोरी टाइम इज नॉट अ एक्सटेंशन सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल ग्रंथालय सेवा मोबाइल सर्विस किस सेवा का एक भाग है? तो मोबाइल सर्विस इज ए पार्ट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, विस्तार सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन केंद्र, प्रदर्शनी एवं अशिक्षितों के लिए अध्ययन की सुविधा आदि किसके रूप हैं? सो ये सभी किसके रूप हैं? प्रसार सेवाओं के, यानी कि एक्सटेंशन सर्विसेज ऑफ लाइब्रेरी। सो बहुत सारे क्वेश्चन आगे एक्सटेंशन सर्विसेज के, क्योंकि पूछे भी जाते हैं तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अब देखिए वही क्वेश्चन आगे, प्रसार सेवाएं ग्रंथालय विज्ञान के किस नियम को संतुष्ट करती हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा तृतीय नियम। पिछला वाला सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में तृतीय नियम नहीं था, द्वितीय नियम था, तो उसका सही आंसर द्वितीय नियम था, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस about the extension services. But in this question, the question is same. Extension services part of which law of library science? But options are different. And here in option, the third law of library science is given. So answer is, the correct answer will be the third law of library science. Okay. Next question is, विस्तार सेवाएं सामान्यतः दी जाती हैं. Extension services is normally provided. Options are outside the library, inside the library, both outside and inside the library, and last option is anywhere. So the correct answer will be ग्रंथालय के अंदर एवं बाहर, यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन ने चल ग्रंथालय को क्या नाम दिया था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर है लिब्राचीन। ग्रंथालय, चल ग्रंथालय को यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी को रंगनाथन ने लिब्राचीन कहा था। भारत के किस प्रदेश में सर्वप्रथम चल ग्रंथालय मोबाइल लाइब्रेरी स्थापित किए गए? तो सर्वप्रथम लाइब्रेरी के मामले में सबसे आगे रहता है एक स्टेट, उसका नाम है मद्रास। तो मद्रास में जो है सबसे पहले मोबाइल लाइब्रेरीज आए थे। विश्व में ग्रंथालय संबंधी शिक्षा का प्रथम स्कूल किसने प्रारंभ किया? सो फर्स्ट स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मेलविल ड्यूई। यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया है, सिर्फ डीवी लिखा हुआ है, बट इसका पूरा नाम है मेलविल ड्यूई। सो मेलविल ड्यूई को ये श्रेय जाता है, ही गेट्स दिस क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन द वर्ल्ड। ग्रंथालय शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले प्रशिक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ था? सो द एजुकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज इनिशियली स्टार्टेड इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रंथालय संबंधी शिक्षा का श्री गणेश किसने किया? सो इसका क्रेडिट जाता है डब्ल्यू बॉर्डन को, जिनको सियाजी गायकवाड़ 3 ने बुलाया था, और ये 1911 में आए थे, और कहाँ से थे? अमेरिका से थे। ये सारे क्वेश्चन पीछे आ चुके हैं, हमने एक बार रिवाइज कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1937 में किस विश्वविद्यालय में ग्रंथालय विज्ञान में सर्वप्रथम डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम डिप्लोमा कोर्स जो प्रारंभ किया गया था वो 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर मेलविल ड्यूई ने किस वर्ष लाइब्रेरियनशिप में पहला स्कूल प्रारंभ किया? तो इन्होंने 1876 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम बताइए। इस सबसे पहली पत्रिका, द फर्स्ट periodical in the field of library science was Library Miscellany. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने ग्रंथालय विज्ञान के डिप्लोमा कोर्स डीलिप को डिग्री कोर्स बीलिप में सर्वप्रथम परिवर्तित किया? तो सर्वप्रथम परिवर्तित करने वाला यूनिवर्सिटी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, भारत में एमलिप कोर्स सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया? तो एमलिप कोर्स वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। पीएचडी भारत में विज्ञान विषय में, अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही एमलिप भी स्टार्ट किया था, पीएचडी भी स्टार्ट की थी, और एमफिल भी स्टार्ट किया था। तो तीनों चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टार्ट की हुई हैं। ग्रंथालय विज्ञान विषय में भारत में सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री किस व्यक्ति को प्रदान की गई? सो
ये प्रदान की गई थी श्री डीबी कृष्णा राव को। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कब प्रदान की गई थी, तो 1957 में प्रदान की गई थी। कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई थी, ये भी पूछ लिया जाता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है ग्रंथालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी डिग्री किस विश्वविद्यालय, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया था ये। और कौन से वर्ष में ग्रंथालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी डिग्री प्रदान की गई थी, 1957 में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। भारत में ग्रंथालय विज्ञान विषय में द्वितीय पीएचडी डिग्री, द सेकंड पीएचडी डिग्री वाज अवॉर्डेड टू पांडे एस के शर्मा, पांडे एस के शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरटीसी बैंगलोर ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में कौन सा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। सो डीआरटीसी बैंगलोर इज रनिंग विच कोर्स इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो द कोर्स इज एसोसिएटशिप। इंस्टॉक ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पाठ्यक्रम संचालित करता है, तो इंस्टॉक संचालित करता है सूचना विज्ञान में एसोसिएटशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। व्यवसाय मतलब बिजनेस किसे कहते हैं, व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, वे क्रियाएं जो स्वयं व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्तियों की मदद से की जाती है। वे क्रियाएं जो अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाती है, वे क्रियाएं जिन्हें संपन्न करके धन प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर होगा डी। वे क्वेश्चन है सेवा व्यवसाय से क्या आशय है, तो सेवा व्यवसाय से आशय है व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों की सेवा की जाती है, व्यक्ति द्वारा समाज की सेवा की जाती है, व्यक्ति द्वारा अन्य की सेवा करके धन उपार्जित किया जाता है, किसी तरह धन उपार्जित किया जाता है। नहीं, इसका सही आंसर होगा सी, व्यक्ति द्वारा अन्य की सेवा करके धन उपार्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या सेवा व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है, तो निम्न में से सेवा व्यवसाय की श्रेणी में क्या नहीं आता है, तो मजदूर का कार्य नहीं आता है सेवा व्यवसाय की श्रेणी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में किसी विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का वेतनमान किसके समान है, तो वो प्रोफेसर के समान है। वर्तमान में सहायक ग्रंथालय की योग्यता एवं वेतनमान किसी विश्वविद्यालय में किसके समान है, वो प्रवक्ता के समान है, यानी कि लेक्चरर ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी उनके इक्विवेलेंट होता है, जो कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनका वेतनमान, उनकी सैलरी। सैडलर आयोग 1917 ने एक विश्वविद्यालय ग्रंथालय का स्तर किसके समान बताया है, तो सैडलर आयोग 1917 ने इसको प्रोफेसर के इक्विवेलेंट बताया है। ग्रंथालय पद के चयन के लिए व्यक्तिगत योग्यता क्या है, तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। टू बिकम ए लाइब्रेरियन यू हैव टू बी ए मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। व्यावसायिक संघ का क्या उद्देश्य होता है, तो बिजनेस एसोसिएशन का क्या और प्रोफेशनल एसोसिएशंस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है अपने सदस्यों के विकास हेतु कार्य करना, टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंबर्स। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक संघ नहीं है, डॉक्टर एसोसिएशन व्यावसायिक संघ है, लाइब्रेरियन एसोसिएशन व्यावसायिक संघ है, एडवोकेट एसोसिएशन व्यावसायिक संघ है, ओके, लेबरर्स एसोसिएशन व्यावसायिक संघ नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे प्राचीन एवं विशाल ग्रंथालय संघ कौन सा है, तो विश्व में सबसे प्राचीन और विशाल ग्रंथालय संघ जो है ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकी ग्रंथालय संघ की मुख्य पत्रिका का नाम बताइए, उसकी जो मुख्य जो मेन पीरियडिकल है वो है अमेरिकन लाइब्रेरीज। उसके बाद नेक्स्ट है अमेरिकन ग्रंथालय संघ ALA कब स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1876 में। अमेरिकी ग्रंथालय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये मुख्यालय शिकागो में है। अमेरिकन ग्रंथालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे, मेलविल ड्यूई थे। अमेरिका में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA कब स्थापित की गई, 1909 में स्थापित की गई। राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ किसे कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के ग्रंथालय कर्मचारियों का संघ, राष्ट्रीय स्तर पर गठित ग्रंथालय व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का संघ। ग्रंथालय कर्मचारियों का ऐसा संघ जिसके नेता राष्ट्रीय हों, कई राष्ट्रों के ग्रंथालय कर्मचारियों का संघ नहीं, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय स्तर पर गठित ग्रंथालय व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है, तो इसकी निम्न में से क्या विशेषता नहीं है, ये होगा आंसर, यह देश के ग्रंथालय एवं ग्रंथालय व्यवसाय की प्रगति के लिए कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, एक केंद्रीय कार्यालय के साथ साथ इसकी अन्य शाखाएं होती हैं। यह देश के ग्रंथालय एवं ग्रंथालय व्यवसाय की प्रगति के लिए कार्य करता है, यह किसी पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। अच्छा, तो इसका आंसर होगा कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ का कार्य नहीं है, ग्रंथालयों के विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाना, देश में ग्रंथालय आंदोलन को प्रोत्साहन प्रदान करना, राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सेमिनार आयोजित करना, छोटे स्तर के ग्रंथालय संघों को भी अपने में मिलाना, तो ये उसका कार्य नहीं है। भारत में सबसे पहला अखिल भारतीय ग्रंथालय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था, ये 1918 में लाहौर में आयोजित किया गया था। हमारे देश में अखिल भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना का प्रयास सबसे पहले कब हुआ था, हमारे देश में अखिल भारतीय ग्रंथालय संघ की स्थापना का प्रयास सबसे पहले 1920 में हुआ था। भारतीय ग्रंथालय संघ ILA की स्थापना कब हुई थी, ILA की स्थापना 1933 में हुई थी। भारतीय ग्रंथालय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, भारतीय ग्रंथालय संघ ILA का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। ओके,
कि अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथालय संघ ने अपनी स्वर्ण जयंती कब मनाई थी? तो इन्होंने अपनी गोल्डन जुबली जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मनाई थी 1983 में, क्योंकि 1933 में ये स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। तो 50 ईयर्स 1983 में होते हैं, तो आपको अगर इस्टेब्लिशमेंट की डेट याद है तो आप ये आंसर आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथालय संघ के संस्थापकों में रंगनाथन के साथ दूसरे कौन थे? तो रंगनाथन का जो साथ दिया था आईएलए को इस्टेब्लिश करने में वो थे बुलनर। उसके बाद अगला सवाल है, भारतीय ग्रंथालय संघ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की क्वार्टरली मैगजीन का क्या नाम है, यानी कि त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? इसका आंसर होगा आईएलए न्यूज़लेटर। सो आईएलए न्यूज़लेटर जो है वो क्वार्टरली मैगजीन थी। अगला सवाल है, भारतीय ग्रंथालय संघ आईएलए की आधिकारिक पत्रिका का नाम बताइए। तो आधिकारिक पत्रिका जो थी यह है आईएलए बुलेटिन। निम्न में से कौन सा, देखिए ये सब तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। जहाँ कुछ समझने वाली चीज़ आएगी वो मैं समझाता रहूँगा आपको। निम्न में से कौन सा संघ विशिष्ट क्षेत्र का संघ है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 एसोसिएशंस के नाम दिए हुए हैं। सॉरी, क्वेश्चन है विशिष्ट क्षेत्र का संघ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 एसोसिएशंस के नाम दिए हुए हैं। मैं एक एक करके पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ और उसके बाद आंसर आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन है एसलिप। एसलिप की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्स। दूसरा ऑप्शन है आइजलिक। आइजलिक की फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। थर्ड ऑप्शन है इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरीज एसोसिएशन। और फोर्थ ऑप्शन है एसएलए, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से वो है इफ्ला। अच्छा, बाकी तीनों जो है वो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। एसलिप जो है वो ब्रिटेन की है, और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, एसलिप का जो न्यू नेम है वो है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और आइजलिक जो है वो इंडिया की एसोसिएशन है, इसके नाम में ही इंडियन आ जाता है तो वैसे ही पता लग जाता है सभी को। और एसएलए जो है स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा ग्रंथालय संघ प्रदेश स्तर पर सर्वप्रथम गठित हुआ था? तो ये तो सभी को पता ही होगा, तो मद्रास ग्रंथालय संघ प्रदेश स्तर पर सबसे पहले गठित हुआ था भारत में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, बीएलए, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके कब स्थापित हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर है 1877। ये 1877 में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो ओरिजिनल नेम है वो है सिर्फ लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है इसको, और पहचान के लिए हम बीएलए भी बोलते हैं, एलए यूके भी बोलते हैं, बट इसका जो मूल नेम है, जो ओरिजिनल नेम है, वो लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला सवाल देख लेते हैं, अमेरिका में सार्वजनिक ग्रंथालयों की स्थापना में सर्वाधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। अमेरिका में पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था वो एक इंडिविजुअल थे, उनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी कौन थे? वो एक सोशल वर्कर थे। ओके, लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कार्नेगी मेडल कब प्रारंभ किया? लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कार्नेगी मेडल 1936 में देना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन से आप समझ गए होंगे कि ये ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजलिक किस प्रकार के ग्रंथालयों का संघ है? सबसे पहले आइजलिक की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई थी आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये किस प्रकार के ग्रंथालयों का संघ है? नाम से ही पता लगता है इसके फुल फॉर्म से, विशिष्ट ग्रंथालय यानी कि स्पेशल लाइब्रेरीज का है। आइजलिक किस देश के विशिष्ट ग्रंथालयों का, आइजलिक किस देश का एसोसिएशन है? तो इंडिया का एसोसिएशन है, इंडिया इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजलिक का पूर्ण रूप क्या है? मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। आइजलिक की स्थापना भारत में कब हुई थी? आइजलिक की स्थापना भारत में 1955 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजलिक की स्थापना भारत में किस विदेशी ग्रंथालय संघ की तर्ज पे की गई है? किस फॉरेन एसोसिएशन की तरह आइजलिक की स्थापना की गई है? तो एसलिप की तरह की गई है। एसलिप मैंने अभी आपको बताया था कहाँ का है ये एसलिप। एसलिप जो है ब्रिटिश का स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ब्रिटेन का। ओके, आइजलिक की स्थापना समिति 1955 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एसएल होरा। निम्न में से कौन सा आइजलिक का प्रकाशन नहीं है? सो आपको बताना है कौन सा आइजलिक का प्रकाशन नहीं है। आइजलिक बुलेटिन आइजलिक का प्रकाशन है, आइजलिक न्यूज़लेटर आइजलिक का पब्लिकेशन है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ये भी आइजलिक पब्लिश करता है। और आपका फिर करेक्ट आंसर हो गया द, यानी कि आइजलिक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये कोई पब्लिकेशन नहीं है। आइजलिक का मुख्यालय कहाँ है? आइजलिक का मुख्यालय हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटलिस, इटलिस और आइटलिस किसका संघ है? तो ये संघ है ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का भारतीय संघ, ये इंडियन एसोसिएशन है। इसका आंसर होगा सी, ग्रंथालय विज्ञान के शिक्षकों का भारतीय संघ, इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइटलिस का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एसलिप किस देश का ग्रंथालय संघ है? एसलिप मैं पहले बता चुका हूँ अमेरिका का है। एसलिप का पूर्ण रूप क्या है? ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस, ये इसका आंसर है। उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। एस्लिप का अब पूरा नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एस्लिप का पूरा नाम बदलकर एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रख दिया गया है। एस्लिप की स्थापना किस सन में हुई थी? एस्लिप की स्थापना आई थिंक एस्लिप की स्थापना हुई थी 1914 में। ओके, एस्लिप किस प्रकार के ग्रंथालयों का संघ है? एस्लिप जो है विशिष्ट यानी कि स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एस्लिप का प्रकाशन नहीं है? तो एस्लिप का प्रकाशन नहीं है। एस्लिप प्रोसीडिंग्स एस्लिप का प्रकाशन है। एस्लिप न्यूज़लेटर ये भी एस्लिप का पब्लिकेशन है। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ये भी एस्लिप का पब्लिकेशन है। बुलेटिन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस क्वार्टरली ये एस्लिप का प्रकाशन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बुलेटिन ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोमला का पूर्ण रूप क्या है? कोमला का पूर्ण रूप है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आपका आंसर है अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमला को किस सन में गठित किया गया था? व्हेन डिड कोमला एस्टैब्लिश्ड? आंसर इज 1972। कोमला का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया था? कोमला के प्रथम अध्यक्ष थे केसी हरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 में कोमला किस स्थान पर गठित की गई थी? तो बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, कोमला कॉमनवेल्थ से समझते हैं कि ये लंदन होगा इसका आंसर, बट इसका आंसर है नाइजीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जिला क्या है? एब्जिला जो है वो एक ग्रंथालय विज्ञान की पत्रिका है, यानी कि पीरियडिकल है किसका? लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का। एब्जिला कब प्रारंभ किया गया था? एब्जिला 1949 में प्रारंभ किया गया था और ये बहुत जल्दी बंद भी हो गया था, और ये बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एब्जिला का प्रकाशन कब रुक गया था? ये बंद हो गया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोकलाई निम्न में से किससे मिलकर बनी है? तो जोकलाई जो है ये इसका आंसर होगा राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय स्तर के संघ। तो ये एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट लाइब्रेरी एसोसिएशंस का। तो इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं, फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप की एसोसिएशन से मिलकर जोकलाई बना है। जो जोकलाई जो बना है वो इस जोकलाई की जो फुल फॉर्म है ये है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। तो जॉइंट काउंसिल है, यानी कि इसमें नेशनल लेवल की जो एसोसिएशन है जैसे कि आईएलए हो गई, आइजलिक हो गई, और जो प्रदेशीय स्तर यानी कि स्टेट लेवल की एसोसिएशन है जैसे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोलकाता लाइब्रेरी एसोसिएशन, पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन, इस तरह की बहुत सारी जो स्टेट लेवल की लाइब्रेरी एसोसिएशन हैं, ये इन सबसे मिलके जोकलाई बनता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जोकलाई का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जोकलाई का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछ लिया है, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, ये मैं बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सा संघ अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ है? तो एएलए की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि अमेरिका का है, तो ये इंटरनेशनल नहीं है। बीएलए ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये ब्रिटेन का है, ये भी इंटरनेशनल नहीं है। आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी इंडिया का है, तो ये भी इंटरनेशनल नहीं होगा। और बचता है हमारे पास इफ्ला। इफ्ला की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। इफ्ला जो है जैसे जोकलाई है वो इंडिया के स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के एसोसिएशन से मिलकर बना है, और इफ्ला जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पूरे वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज के जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस है उनका एक जॉइंट संस्था है, ये कह सकते हैं आप, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछ रहा है, वो हम बता चुके हैं। इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इफ्ला के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वो आइजक कुलिजन थे। कौन थे? आइजक कुलिजन। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इफ्ला का मुख्यालय जो है वो हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1992 में इफ्ला की वार्षिक सामान्य बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली में हुई थी। प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता यानी कि यूएपी, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन प्रोग्राम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये जो प्रोग्राम था यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस, ये प्रोग्राम था इफ्ला का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सार्वभौमिक वाङ्मयात्मक नियंत्रण, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। तो यूबीसी, ये फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो ये भी इफ्ला ने स्टार्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा यूएपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस, ये भी इफ्ला का प्रोग्राम था, और यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ये भी इफ्ला का ही प्रोग्राम था। एफआईडी का फुल नेम क्या है? मैंने कल बताया था, एफआईडी का फुल नेम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपका आंसर होगा बी। और अब पूछ रहा है एफआईडी का पूर्ण नेम क्या है? एफआईडी के ना 2-3 बार नाम चेंज हुए हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। कई बार ये भी पूछ लेता है ये नाम कब था, ये नाम कब था। तो अभी देख लेते हैं एफआईडी का पूर्ण नेम क्या था, यानी कि इनिशियल नेम क्या था। तो इनिशियल नेम था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। उसके बाद एफआईडी का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कब किया गया? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, ये नेम कब चेंज किया गया? ये 1931 में चेंज किया गया था। एफआईडी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? एफआईडी का मुख्य जो मेन हेड ऑफिस है वो हेग में स्थित है। एफआईडी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ये यूडीसी से, यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एफआईडी की संस्थापना से संबंधित किन व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं? तो एफआईडी की संस्थापना से संबंधित 2 लोग थे, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फॉन्टेन। तो इन लोगों से ये रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईडी ने वर्गीकरण क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन करने हेतु किस नाम से पुरस्कार घोषित किया हुआ है? तो ये आपको याद रहना चाहिए, रंगनाथन अवार्ड फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च, जो कि एफआईडी के द्वारा दिया जाता है, जो कि क्लासिफिकेशन के फील्ड में रिसर्च करते हैं उन लोगों को। तो एफआईडी की उप समिति, देयर इज ए सब कमिटी ऑफ एफआईडी कॉल्ड एफआईडी ईटी। तो उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है कि उसमें ईटी का क्या मतलब है। सो एफआईडी ईटी का मतलब है एफआईडी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1984 में एफआईडी अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो सन 1984 में एफआईडी अवार्ड, ओके गाइस, तो इस अवार्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये जैक मिल्स को मिला था या नील मेघम को मिला था। एक बार मैं क्रॉस चेक करूंगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि किसको मिला था ये अवार्ड। तो तब तक के लिए इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एफआईडी अपनी समाचार बुलेटिन 1973 से प्रकाशित कर रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एफआईडी न्यूज़ बुलेटिन। तो पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना एक एजेंसी के रूप में कब हुई थी? तो यूनेस्को जो है 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनेस्को की स्थापना किसने की थी? यूनेस्को की स्थापना जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगले सवाल पे चलते हैं, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान सूचना प्रणाली जिसे संक्षेप में यूनिसिस्ट कहते हैं। विश्व विज्ञान सूचना प्रणाली जिसे संक्षेप में यूनिसिस्ट कहते हैं, यूनेस्को ने किसके सहयोग से प्रारंभ की थी? तो यूनिसिस्ट की जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में वो समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये यूनिसिस्ट की फुल फॉर्म है। ये किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ICSU के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में मनाया था? यूनेस्को ने 1972 को इंटरनेशनल बुक ईयर के रूप में मनाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसिस्ट प्रोग्राम में मुख्य भूमिका किस संगठन की है? अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, वो यूनेस्को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सूचना प्रोग्राम PGI किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सामान्य सूचना प्रोग्राम PGI, प्रोग्राम फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी यूनेस्को के द्वारा। सो यूनिसिस्ट भी यूनेस्को का है और PGI भी यूनेस्को का है। ऐसे ही पीछे हमने इफ्ला के दो पढ़े थे, क्या थे वो? UAP एंड UBC। ओके, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियों की सूचना विनिमय प्रणाली स्पाइंस के प्रोग्राम को किस संस्था ने प्रोत्साहित किया था? सबसे पहले स्पाइंस की फुल फॉर्म समझ लेते हैं। स्पाइंस की फुल फॉर्म होगी द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। फिर से एक बार बता देता हूँ, साइंस की फुल फॉर्म होगी द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम। इस प्रोग्राम को किसने सपोर्ट किया था? इस प्रोग्राम को यूनेस्को ने सपोर्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया। यूनेस्को द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम क्या है? उसको CDS ISIS कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो कल ये क्वेश्चन हमने किया था, इसका आंसर मैंने गलत बता दिया है आपको। इंफॉर्मेशन साइंस, सूचना विज्ञान जो वर्ड है उसको सर्वप्रथम कब उपयोग किया गया था? तो इसको सर्वप्रथम जो है 1955 में उपयोग किया गया था, यही इसका करेक्ट आंसर है। मैंने बुक्स में भी चेक कर लिया है और मैं इस एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए आरती मैडम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि सर ये गलत है और आप चेक कर लीजिए। तो मैंने चेक किया है, तो आप सब करेक्ट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर 1955 है। ठीक है, और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज के लिए हमारा इतना ही है। और मैं कोशिश करूंगा कि कल फिर एक वीडियो लेके आऊं। देखिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर डे कवर कर सकूं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट बेशक अभी आई नहीं है ऑफिशियली, बट इतना श्योर है कि फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वीडियो छोटी बनाऊँ, टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हैं, आप थोड़ा सा बियर कीजिए और बार बार इन वीडियोस को सुनिए ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। अभी मेरे पास ये हिंदी वाला जो मटेरियल है ये अगले 8 से 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंग्लिश वाले मटेरियल पे करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। फिर हम बीच बीच में जो है क्विज करेंगे और कोशिश करेंगे रिवाइज भी करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो में।